तो कहानी की शुरुआत होती है भारत के संविधान से। पहली ही पंक्ति हमारे सामने है। भारतीय संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी कानून की किताब है, यानी हमारा संविधान, जी। उसमें अलग-अलग हिस्से हैं, मतलब भाग हैं, जैसे चैप्टर्स होते हैं ना किताब में। अच्छा। तो उसका जो दूसरा भाग है, वो पूरा का पूरा सिर्फ इसी सवाल का जवाब देने के लिए है कि कौन भारत का नागरिक है या कैसे बन सकता है। ओके। और इस भाग के अंदर फिर छोटे-छोटे नियम हैं, जिन्हें हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं। हम्म। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये सारे नियम मिलके नागरिकता की पूरी रूपरेखा बनाते हैं। कौन था, कौन होगा, नियम कौन बनाएगा, ये सब। अच्छा, तो मतलब संविधान में नागरिकता के लिए एक पूरा चैप्टर ही समर्पित है। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन पर आते हैं जो थोड़ी तुलना करती है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ये एकल बनाम दोहरी नागरिकता क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है। सिर्फ भारत का? हाँ, उसकी राष्ट्रीय पहचान एक ही है, भारतीय। आप ये नहीं कह सकते कि आप कानूनी तौर पर मान लीजिए महाराष्ट्र के नागरिक हैं और भारत के भी नहीं। आपकी नागरिकता केवल एक है जो पूरे देश के लिए मान्य है। अच्छा। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, वहां भी ऐसा ही है। और अमेरिका में? वहां तो लिखा है दोहरी नागरिकता है। बिल्कुल। अमेरिका में मामला थोड़ा अलग है। वहां दोहरी नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। इसका मतलब है कि एक अमेरिकी नागरिक पूरे देश का, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नागरिक तो होता ही है। हाँ। साथ ही वो जिस राज्य में रहता है, मान लीजिए टेक्सास या कैलिफोर्निया, उस राज्य का भी नागरिक माना जाता है। उसे दोनों लेवल पर अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। ओ अच्छा। भारत ने ये रास्ता नहीं चुना। यहाँ जोर एक राष्ट्र, एक नागरिकता पर है। शायद इसलिए ताकि क्षेत्रीय पहचान से ज्यादा राष्ट्रीय पहचान मजबूत रहे। समझ गए। यानी हमारी पहचान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारतीय है, कानूनी तौर पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु कहता है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसका क्या महत्व है? ये अनुच्छेद 11 ये बहुत शक्तिशाली है। ये असल में ये बताता है कि नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का फाइनल अधिकार किसके पास होगा। ओके। और संविधान ये अधिकार हमारी संसद को देता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर। अच्छा, संसद को। जी, इसका मतलब है कि भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे छीनी जा सकती है, या उससे जुड़े कोई भी नए नियम बनाने हो तो ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। संविधान ने खुद ही ये तय कर दिया कि नागरिकता के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, संसद उन्हें समय और जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। तो क्या संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया? दस्तावेज की अगली पंक्ति इसी तरफ इशारा कर रही है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संविधान ने अनुच्छेद 11 के तहत शक्ति दी और संसद ने उस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में एक बड़ा विस्तृत कानून बनाया। अच्छा, ये 1955 वाला। हाँ, यही है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये वो मुख्य कानून है जो आज भी भारत में नागरिकता के ज्यादातर मामलों को देखता है, उन्हें नियंत्रित करता है। ये बताता है कि आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है और किन हालात में खत्म हो सकती है। तो ये ऐसा हुआ कि संविधान ने एक दरवाजा खोला अनुच्छेद 11 से, हाँ, और संसद ने उस दरवाजे से निकलकर 1955 में ये पूरा कानून बना दिया। एकदम सही। ये एक तरह से संविधान के इशारे पर बना कानून है। तो 1955 में ये कानून बन गया। लेकिन क्या ये तब से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है? क्योंकि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, तो क्या कानून भी बदला? अगली लाइन तो यही कहती है, इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया। एकदम सही कहा आपने। देखिए, कानून, खासकर नागरिकता जैसे संवेदनशील मसले पर, वो समय के साथ बदलना ही पड़ता है ना। हाँ, जरूरी है। अम्बी दुनिया भर में लोगों की आवाजाही बढ़ती है, देशों के बीच रिश्ते बदलते हैं, नई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। इसीलिए
संसद ने अपनी वो अनुच्छेद 11 वाली शक्ति का इस्तेमाल बार बार किया। अच्छा, कई बार? हाँ, और 1955 के इस मूल कानून में कई बार बदलाव किए। दस्तावेज में जिन सालों का जिक्र है 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015, ये वो मौके थे जब संसद को लगा कि कानून में कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ जोड़ने या शायद कुछ हटाने की जरूरत है। ये दिखाता है कि नागरिकता कानून कोई ठहरा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक लगातार विकसित होता हुआ ढांचा है। यानी ये कानून लगातार बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। और फिर ये न्यू संशोधन CAA 2019 के मुख्य बिंदु। हाँ, अब दस्तावेज हमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे आमतौर पर CAA कहा जाता है, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ ले जाता है। एक, धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुविधाएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिनका भारत में प्रवेश 31 दिसंबर 2014 से पहले हुआ हो, उन्हें नागरिकता प्राप्त करने का एक त्वरित मार्ग प्रदान किया गया है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? जरूर। देखिए, इस बिंदु के अनुसार ये संशोधन कानून 3 खास पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले 6 विशेष धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए है। 6 समुदाय? हाँ, ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। अगर इन समुदायों के लोग इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं और उनका भारत आना 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हुआ था, एक कट ऑफ डेट है। हाँ, एक कट ऑफ डेट दी गई है, तो उनके लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसे आसान और तेज बनाने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। ये बिंदु बस यही सुविधा देने की बात करता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखते हैं CAA का। 2, अवैध प्रवासी मानने से छूट। उपरोक्त धार्मिक अल्पसंख्यक यदि केंद्र सरकार द्वारा कृत्रिम नियमों या आदेशों के अंतर्गत इल्लीगल इमिग्रेंट्स की श्रेणी से माफी एग्जेम्पशंस दे दी गई हो, तो उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और 3 देशों का जिक्र हमने अभी पहले बिंदु में किया, हाँ, वही लोग, हाँ, उन्हीं लोगों के सदस्य अगर मान लीजिए बिना उचित दस्तावेजों के भारत आ गए थे और इस वजह से उन्हें तकनीकी तौर पर अवैध प्रवासी या इल्लीगल इमिग्रेंट माना जा सकता था। अच्छा, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो विशेष नियम या आदेश जारी करके उन्हें इस अवैध प्रवासी वाली श्रेणी से छूट दे सके, मतलब माफी दे सके। ओके, सरकार छूट दे सकती है। हाँ, अगर सरकार ऐसी छूट दे देती है तो फिर उन्हें नागरिकता कानून के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और फिर वो नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं, जैसा कि पहले बिंदु में बताया गया था। लेकिन ये छूट सरकार के नियमों पर निर्भर करेगी। समझ गई, यानी ये उन्हें कानूनी अड़चन से निकालने का रास्ता देता है, अगर सरकार ऐसा करना चाहे। और तीसरा बिंदु CAA 2019 के बारे में क्या कहता है? 3, नियमों की अधिसूचना, रूल्स नोटिफिकेशन। यह अधिनियम तभी पूरी तरह से लागू माना जाएगा जब इसके नियम, रूल्स अधिसूचित होंगे। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं प्रक्रिया से जुड़ा पहलू है। देखिए, जब संसद कोई कानून पास करती है तो वो अक्सर एक मोटा-मोटा ढांचा होता है। हाँ, रूपरेखा। हाँ, रूपरेखा। अब उस कानून को असल में जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, उसकी बारीकियां क्या होंगी, कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होगा, ये सब बातें डिटेल्ड नियमों यानी रूल्स में लिखी जाती हैं। अच्छा, वो अलग से बनते हैं। जी, ये नियम सरकार बनाती है और जब ये नियम बनकर तैयार हो जाते हैं और सरकारी गजेट यानी गजेट में छप जाते हैं, तब हम कहते हैं कि नियम अधिसूचित या नोटिफाइड हो गए। ओके, तो ये तीसरा बिंदु बस यही कह रहा है कि CAA 2019 कानून पूरी तरह से तब ही काम करना शुरू करेगा, लागू माना जाएगा, जब सरकार इसके संचालन के लिए जरूरी नियम बनाकर उन्हें अधिसूचित कर देगी। बिना नियमों के कानून एक तरह से अधूरा रहता है। ठीक है, तो ये थे CAA 2019 के वो मुख्य बिंदु जो हमारे स्रोत दस्तावेज में दिए गए हैं। अब ऐसा लगता है हम वापस 1955 के मूल अधिनियम की तरफ लौट रहे हैं। दस्तावेज कहता है, यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, यथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। हाँ, ये पंक्ति हमें वापस जड़ों की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, ये फिर से इस बात पर जोर देती है कि आज भी भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। इसके जो बुनियादी और सबसे ज्यादा नियम हैं, वो 1955 के उसी कानून में है, उसी पुराने वाले में। हाँ, जिसे संसद ने अनुच्छेद 11 की शक्ति से बनाया था।
और ये कानून कहता है कि मोटे तौर पर नागरिकता पाने के 5 मुख्य रास्ते या तरीके हैं। 5 तरीके, और वो 5 रास्ते कौन से हैं? यहाँ उनकी सूची दी गई है, चलिए एक एक करके देखते हैं। 5 तरीके और वो 5 रास्ते कौन से हैं, यहाँ उनकी सूची दी गई है। चलिए एक एक करके देखते हैं। 1 जन्म से, जन्म से, 2 वंश से, बाय डिसेंट, वंश से, 3 पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, 4 प्राकृतिकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण, 5 क्षेत्र के विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या आप इन 5 तरीकों को थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? जरूर जरूर। चलिए इन 5 तरीकों को थोड़ा समझते हैं, जैसा 1955 का कानून बताता है। पहला है जन्म से, बाय बर्थ। ये सुनने में सबसे सामान्य तरीका लगता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो। हाँ, ये तो सीधा है। लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। समय के साथ इसमें कई शर्तें जुड़ गई हैं। जैसे सिर्फ भारत में पैदा हो जाना ही काफी नहीं है, जन्म के समय उसके माता पिता की नागरिकता की स्थिति क्या थी, ये भी बहुत मायने रखता है। ओह अच्छा। हाँ, खासकर 1986 और फिर 2003 के संशोधनों ने इन शर्तों को और कड़ा किया है। तो जन्म एक आधार जरूर है, पर इसकी अपनी काफी जटिल शर्तें हैं जो पूरी करनी होती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका? दूसरा है वंश से, बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता या पिता या कुछ मामलों में दोनों ही भारत के नागरिक थे। जैसे कोई विदेश में रह रहा हो। हाँ, मान लीजिए कोई भारतीय जोड़ा विदेश में काम कर रहा है या रहता है और वहाँ उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। इसके लिए भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन भारतीय दूतावास में करवाना और कुछ और शर्तें पूरी करनी होती हैं। ओके, तीसरा है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। ये तरीका कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है जो आवेदन देकर नागरिकता के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से वो लोग आते हैं जो भारतीय मूल के हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, और भारत में रह रहे हों या कुछ तय समय से रह रहे हों। अच्छा, PIO। हाँ, साथ ही वो विदेशी व्यक्ति भी इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और वो भारत में सामान्य रूप से एक निश्चित समय से रह रहे हों। इसमें भी भारत में रहने की अवधि और कुछ और शर्तें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, चौथा तरीका है प्राकृतिकरण। हाँ, प्राकृतिकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। ये तरीका उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका भारत से न तो जन्म का कोई सीधा संबंध है, न वंश का, और न ही वो पंजीकरण वाली विशेष श्रेणियों में फिट होते हैं। मतलब कोई भी विदेशी नागरिक? हाँ, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में काफी लंबे समय तक, आमतौर पर कानून में 11 से 14 साल की अवधि बताई गई है, कुछ छूटों के साथ, कानूनी तौर पर रहा हो, वो भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेने को तैयार हो, उसे किसी एक भारतीय भाषा की ठीक-ठाक जानकारी हो और कुछ और निर्धारित योग्यताएं वो पूरी करता हो। काफी शर्तें हैं इसमें तो। जी हाँ, तो वो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ये एक तरह से भारत को पूरी तरह से अपने घर के रूप में अपनाने की प्रक्रिया है। और आखिरी तरीका? क्षेत्र के विलय से। 5वां है क्षेत्र के विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये एक बहुत अनूठी स्थिति है। अगर भविष्य में कोई नया इलाका, जैसे कोई द्वीप हो या कोई सीमा से लगा हुआ क्षेत्र, किसी संधि या समझौते के तहत भारत का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, भारत में शामिल हो जाता है। हाँ, तो उस इलाके में रहने वाले लोगों को भारत सरकार एक खास आदेश जारी करके भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। उन्हें अलग अलग जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, जैसे जब गोवा, दमन और दीव या फिर सिक्किम भारत का हिस्सा बने, तो वहां के रहने वाले लोगों को इसी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता दी गई थी। बिल्कुल सही। तो ये हैं वो 5 मुख्य रास्ते जिनसे कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है, जैसा कि 1955 के कानून में बताया गया है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और नए क्षेत्र के शामिल होने से। और हर तरीके की अपनी शर्तें और प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल सही। तो आज हमने इन दस्तावेजों के पन्ने पलटते हुए भारतीय नागरिकता की कहानी के कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे। शुरुआत संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 से हुई, जिन्होंने एक तरह से नींव रखी। जी। फिर हमने एकल नागरिकता के सिद्धांत को समझा कि हम सब सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 11 ने संसद को कानून बनाने की शक्ति दी। हाँ, वो शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे उस शक्ति से 1955 का वो अहम कानून बना। बिल्कुल।
और हमने ये भी समझा कि ये कानून कोई ठहरावा नहीं है, वक्त के साथ कैसे बदला है। 1986 से लेकर 2015 तक के संशोधनों का जिक्र आया। हाँ, वो बदलाव भी देखे। जी, हमने CAA 2019 के उन खास बिंदुओं को भी छुआ जो स्रोत में दिए गए थे। वो 3 देशों के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान और वो नियमों की अधिसूचना वाली बात जी। और अंत में हमने 1955 के कानून के तहत नागरिकता पाने के उन 5 आधारों को थोड़ा विस्तार से जाना: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र विलय। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि नागरिकता का मुद्दा कितना बहुस्तरीय और पेचीदा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बात करने से पूरी तस्वीर काफी साफ हो जाती है। जो चीजें जटिल लगती हैं वो भी थोड़ी सरल लगने लगती हैं। सही कहा। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो ये पूरी चर्चा इस बात को ही उजागर करती है कि नागरिकता कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। ये पूरी तरह से एक कानूनी और राजनीतिक रचना है। कानूनी रचना। हाँ, जिसे देश अपने कानूनों और नियमों के जरिए तय करते हैं, परिभाषित करते हैं। और जैसा हमने देखा, ये परिभाषाएं और नियम कोई हमेशा के लिए फिक्स नहीं होते। वो देश की अंदरूनी ज़रूरतों, बाहरी परिस्थितियों और हाँ, कभी-कभी राजनीतिक विचारधाराओं के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि नागरिकता कितनी गतिशील, कितनी बदलती हुई अवधारणा है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी, हमने नागरिकता पाने के 5 तरीके देखे, जिनमें से आखिरी था क्षेत्र के विलय से। जरा सोचिए, जब कोई पूरा का पूरा क्षेत्र अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने इतिहास के साथ एक नए देश का हिस्सा बनता है, तो वहाँ के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता होगा? मनोवैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। सब कुछ कैसे प्रभावित होता होगा? शायद इस मानवीय पहलू को खोजना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन कानूनी पहलुओं को समझना। इस पर और जानकारी हासिल करना यकीनन दिलचस्प हो सकता है।